चलो यार बच्चों आ जाओ फटाफट से। हमारा टाइम नेचर सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहला वाला टॉपिक चल रहा है। हमने इसका इंट्रोडक्शन पहले एक 2-3 पेज की थ्योरी देखी थी। उसके बाद हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लिया था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर में हमने कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के सारे फॉर्मूलाज देखे थे। कंपाउंडिंग के केस में सिंपल इंटरेस्ट और सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो, एन्यूटी। डिस्काउंटिंग के केस में सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो, एन्यूटी, और लास्ट में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतनी सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी है बेटा इस टॉपिक के अंदर में, राइट। और इसके क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और एमसीक्यू भी हमने सॉल्व कर लिए। अब अच्छे से ध्यान दे दो, ठीक है। अब इस टॉपिक का बचा हुआ थ्योरी पार्ट देखते हैं, फिर आज इस टॉपिक को हम लोग कोशिश करेंगे कि खत्म कर दे। अगर आप लोगों को सबको समझ में आ गया तो आज तिलक लगा देंगे, ठीक। चलो अभी ध्यान देना बेटा, इस टॉपिक के अंदर में स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब देखा था, है ना। बचपन में याद आ रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत बोला बिसरा, जब हमने स्टार्ट किया था एफएम सब्जेक्ट, है ना, करीब करीब आज के 5 लेक्चर पहले, अच्छे लेक्चर पहले ये देखा था ना। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहले हमने फिनेंस का मतलब देखा था, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है वो हमने देख लिया था। फिनेंस आसान भाषा में मनी, पैसा, फंड, रोकड़ा, यस और नो, और उसी का मैनेजमेंट करना है। अब मैनेजमेंट करना है मतलब हम लोगों को कोई मैनेजर नहीं अपॉइंट करना है उसके लिए। पैसों का मैनेजमेंट मतलब पैसा कहाँ से रेस करेंगे, है ना, कौन से सोर्सेस से पैसा प्रोक्योर करेंगे, यस और नो, और उसे कहाँ कहाँ हम लोग यूज करेंगे। तो बस ये अगर आपने ठीक से देख लिया तो हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं है। वापस बोलूं, पैसा कहाँ से प्रोक्योर करना है, कहाँ से लेके आना है, खुद का पैसा यूज करना है, बैंक से लोन लेना है, शेयर होल्डर से लेना है, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर से लेना है, डिबेंचर से लेना है, बॉन्ड इशू करके पैसा रेस करना है, क्रेडिटर से पैसा लेना है, मार्केट से, लैंडलॉर्ड से, किसी साहूकार से जो होते हैं ना उनसे, मनी लेंडर से पैसा लेना है। कहाँ से लेना है, सैकड़ों रास्ते हैं जहां से आप फंड रेस कर सकते हो। तो उसमें से कौन से रास्ते से आपने फंड रेस करना है और उस फंड्स को कहां कहां आपने यूटिलाइज करना है। बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यूज करना है, कि बिजनेस में वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए यूज करना है, कि बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए पैसा यूज करना है, कि हमारे धंधे में छोड़ के कहीं दूसरे के बाहर के किसी धंधे में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा यूज करना है, कि फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, कि माल में, स्टॉक में, इन्वेंट्री में पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, कि बैंक में पड़े रहने देना है, यस और नो। तो पैसा कहां यूज करना है, तो कहां से रेस करना है और कहां अलोकेट करना है, कहां यूज करना है। जब हम लोग रेस करेंगे तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या रहेगा कि पैसा रेस करने की जो कॉस्ट रहेगी, कॉस्ट वो कम से कम रहनी चाहिए। और जब हम लोग पैसा कहीं पे यूज करेंगे तो उससे जो रिटर्न्स मिलने वाले वो रिटर्न्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। बस ये 2 चीज ध्यान रखना है, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए और रिटर्न्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। बस इसी का मतलब क्या है बेटा, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यही हमने पढ़ लिया था क्या ऑलरेडी, यस और नो। और अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए। ओनर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन कड़वा सच ये है कि ओनर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखना ये गलत बात है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का बस ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव कि बस मुझे किसी भी हाल में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, चूल्हे में गए शेयर होल्डर्स, चूल्हे में गए उनकी वेल्थ, मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं है, बस मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखना, तो ये गलत है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप रखो चलेगा, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए, है ना, शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। वो बोलता बस हर हाल में प्रॉफिट चाहिए, फिर इस साल हो, अगले साल हो, 5 साल बाद हो, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट वेक है, इररिलेवेंट है, गलत है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर और ओनर। और वो कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर नहीं करता है। वो कहता है बस मुझे प्रॉफिट चाहिए, फिर चाहे कभी भी हुआ तो चलेगा, किसी भी समय हुआ तो चलेगा, फिर शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, शेयर्स का वैल्यू बढ़ो ना बढ़ो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। इसीलिए काफी सारे मॉडर्न जो ऑथर लोग हैं जो एफएम के ऊपर काफी किताबें लिख चुके हैं, तो वो लोग कहते हैं कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आज देखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। सो इसीलिए यहां पे भी हमने क्या बोला है, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड देयर बाय क्या होगा, फिर ओनर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा।
मीनिंग ऑफ फाइनेंस हमने ऑलरेडी देख लिया है। फाइनेंस आसान भाषा में आज के बाद में अब हम लोग क्या बोलेंगे, मनी, फंड्स। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस, बेसिकली बिजनेस के अंदर में फंड्स अक्वायर करना और जब तक उनका यूज नहीं होता तब तक उसे सही जगह कंजर्व करके रखना, मतलब क्या हो गया बिजनेस फाइनेंस। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने देख लिया था, रेजिंग एट मिनिमम कॉस्ट एंड अलोकेशन टू ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न, ये भी हमने देखा था। ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच का फर्क देखा था। ट्रेडिशनल अप्रोच में बस इतना ही देखते फंड कहां से रेस करना है, बट मॉडर्न अप्रोच फंड कहां से रेस करना है और उसे कहां इन्वेस्ट करना है, दोनों भी बातें देखते हैं बेटा। देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन में हमने इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड डिसीजन देखा था, आपको अगर याद आ रहा है तो, राइट। उसके बाद डिसीजन क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। ये पूरे सब्जेक्ट में 100 बार आपको देखने मिलेगा। जब कभी भी आप कहीं पे डिसीजन लोगे, जब कभी भी आप कोई डिसीजन लोगे, चाहे कैपिटल बजटिंग हो, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, चाहे कोई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना हो, चाहे डिविडेंड डिसीजन हो, चाहे पोर्टफोलियो वाला चैप्टर हो, तो जब भी आप डिसीजन लोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आपकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए और रिटर्न्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, यस और नो। तो यही आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। मतलब जब भी आप डिसीजन लोगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये दो चीजें होनी चाहिए, क्या, कॉस्ट मिनिमम एंड रिटर्न्स मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है। टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने देख लिया था, बिगर बेटर एंड अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। आज मेरे हाथ में कितना है वो देखो। मैंने आपको सपना दिखाया कि देख आज 10,000 रुपए दे दे, एक साल बाद 10 का 20, तो फ्यूचर के 20 के लिए आप आज के 10 मत खोना, ये इस प्रिंसिपल का कहना है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, आज कितना मिल रहा है ये बता, फ्यूचर में ताजमहल बन जाएगा, फ्यूचर में 10 करोड़ आ जाएंगे, नो, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है, आज कितना मिल रहा है। मतलब ये प्रिंसिपल अर्ली बेनिफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है रादर देन लेटर बेनिफिट। बात के सपने दिखा करके तुम अभी मत लूट लो हमें, यस और नो। सीधा सिंपल सा एग्जांपल है। काफी बार आपको इसी स्कीम के लिए कॉल भी लाता होगा, सर ये स्कीम है, इसमें आज इन्वेस्ट इतना करो, आपको फ्यूचर में इतना मिल जाएगा। नो, आज कितना मिलेगा या नियर फ्यूचर में कितना मिलेगा ये बता, 10 साल बाद क्या होने वाला है मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको बस कोई सपना दिखा रहा है, देख कल तेरे हाथ में 2 आ जाएंगे, आज आपके पास में 10,000 है, कल आपके पास कितने हो जाएंगे 20, तो आप बोलोगे नहीं भैया आज के 10 ही काफी है, या नियर फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा, गारंटीड अश्योर्ड बेनिफिट कितना है वो बता, फ्यूचर से मुझे लेन देन नहीं है। तो ये प्रिंसिपल आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी अप्लाई करोगे। एंड बिगर इज बेटर, मतलब बिगर बेनिफिट्स आर प्रीफरेबल अगेंस्ट द स्मॉलर बेनिफिट्स, यस और नो। उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया देखा था कि हमने, अर्जेंसी, पेबैक पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न, अनडिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। डिस्काउंटेड बेनिफिट, अनडिस्काउंटेड मतलब विदाउट यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लिख लो, विदाउट यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल, ये हो गया अनडिस्काउंटेड। एक साल बाद के 110 रुपए, एक साल बाद के 110, यानी आज के 100, मतलब आपने 110 को डिस्काउंट किया क्या, 100 पे लेके आया क्या, मतलब आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रिंसिपल यूज किया क्या, यस। बट अगर एक साल बाद के 110 और आप आज के भी 110 दोनों को सेम बोल रहे हो, मतलब आपने एक साल बाद की फिगर को आज की फिगर पे लाने के लिए डिस्काउंट नहीं किया, उसे कहते हैं अनडिस्काउंटेड, मींस विदाउट यूजिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल्स। और डिस्काउंटेड मतलब आप यूज कर रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रिंसिपल्स को। डिस्काउंटेड मतलब एक साल बाद के 110 तो डिस्काउंट करके आज के 100, यस यू आर यूजिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल्स, मतलब आपने डिस्काउंट किया, आपने फिगर को इक्विवेलेंट अमाउंट पे लेके आया, यस और नो। तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, यस यू हैव टू यूज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल व्हाइल टेकिंग द एनी फाइनेंशियल डिसीजन, यस और नो। अच्छा, ये हर एक चीज आगे आने वाले टॉपिक में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल आने वाली है। जितनी चीजें मैंने लिखी ना, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो वर्ड्स है ये कुछ समझ में कम ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये हर एक पॉइंट के ऊपर आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सेपरेट सेपरेट टॉपिक में। ये है आप लोगों का कैपिटल बजटिंग में, ये है आप लोगों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में, ये है आप लोगों का कैपिटल बजटिंग में, ये है कैपिटल बजटिंग में,
ये भी कैपिटल बजटिंग और ये भी कैपिटल बजटिंग। ये सारी चीजें आगे आने वाले टॉपिक में आएगी, ठीक है। इन सभी के ऊपर डिटेल में थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। सर कैपिटल बजटिंग इतने बार आ गया, आप बता तो दो है क्या। कुछ नहीं बेटा, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस मतलब हम लोगों को अगर पे कहीं कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जांपल कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना है, तो उस समय हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं बेसिकली वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। अब मेरे सामने चार ऑप्शन है, एक प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट इतनी है, रिटर्न उससे इतना इतना प्रोडक्शन होगा, इतना इतना कॉस्ट लगने वाला, इतना इतना रिटर्न्स आएगा, ये दूसरी प्लांट एंड मशीनरी, ये तीसरी। अब इन तीनों में बेटर क्या है वो मैं डिसीजन लूंगा, वो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। डिटेल में कैपिटल बजटिंग टॉपिक में आएगा। पे बैक पीरियड क्या है ये भी हमने देखा हुआ है। मेरा आज इन्वेस्टमेंट लगा 10 लाख, तो मैं एक ही चीज पूछूंगा, बताइए मेरे 10 लाख रुपीज जो आज इन्वेस्ट हो गए हैं वो कितने जल्दी वापस मिलेंगे। पहला तो हर किसी का ये टारगेट होता है ना, जितना पैसा मेरा लगा है, जितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट लगा है, जितना मेरा मुद्दल अमाउंट लगा है वो वापस कब होगा। यस और नो। जब भी आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो पहला टारगेट आपका क्या होता है, भैया एटलीस्ट जितना मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। दैट जल्दी से जल्दी पीरियड इज पे बैक पीरियड। तो हर कोई क्या चाहेगा, पे बैक पीरियड ज्यादा होना चाहिए, कम। कम, कॉमन सेंस, वेरी गुड। मैंने आपको बोला आपको एक प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है और आपके 10 लाख निकल जाएंगे और उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आपने पूछा सर कब तक वापस मेरे रिकवर होंगे 10 लाख, मैंने बोला 50 साल। एक प्रोजेक्ट में 50 साल का समय लगेगा, दूसरे प्रोजेक्ट में 1 साल। तो आप क्या बोलोगे, सर ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसका पेबैक पीरियड शॉर्ट है, मतलब मेरा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड में रिकवर होता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड। यस और नो। डिटेल में कहां पे आएगा पे बैक पीरियड, इसका फॉर्मूला, इसका प्रैक्टिकल सब कैपिटल बजटिंग टॉपिक में। उसके बाद में रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आएगा। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, सिंपल रेट ऑफ रिटर्न, खत्म। उसके बाद में अनडिस्काउंटेड विदाउट यूजिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल, डिस्काउंटेड अगेन कैपिटल बजटिंग में आएगा कि एक प्रोजेक्ट से आपको आने वाले 4 साल में फलाना 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 अमाउंट मिलने वाली है, तो उन सारी अमाउंट को आप इक्वल फुटिंग पे लेके आओगे, मतलब आप उन सभी को डिस्काउंट करोगे, डिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। और फिर आप कंपेयर करोगे कि फ्यूचर में मिलने वाले सारे इनफ्लो को मैंने आज के वैल्यू पे लाया और आज मेरे जेब से इतना जा रहा है, ये दो फिगर को कंपेयर करोगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को और फ्यूचर में मिलने वाले सारे इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करोगे और क्या निकालोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कहां निकालेंगे, कैपिटल बजटिंग टॉपिक में। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू मेथड, अगेन सेम, एनपीवी बोल सकते हैं इसको प्यार से। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अगेन कैपिटल बजटिंग का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो ये इतनी सारी चीजें कहां पे देखने मिलेगी, कैपिटल बजटिंग। आईआरआर बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आप लोग जो देखते हो ना, बैंक वालों ने आपको 9% रेट ऑफ पे इंटरेस्ट पे लोन दिया, वो एक्चुअल में 9% नहीं होता है। बैंक अगर उसका पर्सनल बैंक कैलकुलेट करेगी तो बैंक आपसे 9% नहीं कमा रही है। अगर आपने 9% का लोन लिया तो बैंक की कमाई उसमें 10-10.5% होती है। दैट 10-10.5% विल बी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, आईआरआर, है ना। तो हम लोग आईआरआर के भरोसे डिसीजन लेंगे कि इन्वेस्ट करना कि नहीं करना। दिल में कहां पे आएगा, कैपिटल बजटिंग में। सर ये सब क्या है, पर इन सारी चीजों को देखो, इसको देख के, 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 इन सबको देख के मैं क्या लेता हूं, डिसीजन। तो हो गए, ये सब है डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। क्लियर है। एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, निज में कौन सा ऑप्शन डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है, कौन सा ऑप्शन डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद आगे वैल्यू ऑफ द फर्म एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, रिस्क एंड रिटर्न। सर ये क्या चीज है, रिस्क और रिटर्न का वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या इंपैक्ट होता है, रिस्क एंड रिटर्न का। अब पहले रिस्क एंड रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखना, अगर कोई ऐसी फर्म है जहां पे इन्वेस्ट करना रिस्की है तो वहां के शेयर होल्डर्स को, वहां के इन्वेस्टर्स को उस फर्म से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है। छोड़ो ना, आसान भाषा में, expected rate of return by the shareholders will be more in the case of risky firm।
क्या बोला मैंने? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय द शेयर होल्डर्स विल बी मोर, ज्यादा रहेगा इन द केस ऑफ रिस्की फर्म एंड वाइस वर्सा। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप कोई रिस्की फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, और सिर्फ शेयर होल्डर्स की नहीं, उस रिस्की फर्म को अगर कोई पैसा उधार भी देगा ना तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। नहीं समझे? सुनो, ध्यान से सुनना। आपका कोई एक ऐसा दोस्त है, आप जिसको पैसे उधार दे रहे हो, और गारंटी कम है कि वो पैसे वापस देगा कि नहीं देगा, तो आप क्या बोलोगे कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो बोलेगा ठीक है ले ले। तो आपने बोला 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आपको गारंटी कम है ना उससे पैसे आने की, रिस्क है 10-15% चांसेस से डूब जाएंगे। आप रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लोगे कि नहीं उससे? जहाँ पे ऐसा लगता है कि भैया रिस्क है तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लूँगा, जहाँ पे ऐसा आपको समझ में आ गया कि उसकी ज़रूरत है, उसको अर्जेंट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा लूँगा। जहाँ पे ऐसा आपको लग रहा है कि शायद इसकी हालत आगे खराब हो जाएगी, ये देगा नहीं देगा, भैया 1 साल में देना पड़ेगा और 1 लाख का 1.5 लाख देना पड़ेगा, 50% है, जहाँ पे आपको लगता है कि रिस्क है, वहाँ पे आप पैसे भी उधार देते हो ना, तो रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप उससे वसूलने वाले हो ज़्यादा लेते हो। यस और नो? इसीलिए देखो, जब कभी भी कोई एनबीएफसी के पास जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लाइक बजाज, आदित्य बिरला, इनके पास जब कोई लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है एज कम्पेयर टू नेशनलाइज बैंक लाइक एचडीएफसी है, एसबीआई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। आप नेशनलाइज बैंक से लोन लो, पहले तो अगर रिस्की पार्टी है तो नेशनलाइज बैंक लोन देती ही नहीं है, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं पार्टी अच्छी है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम ही लेते हैं। तो आसान भाषा में, जब भी आप किसी को लोन देते हो या जब भी आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहां पे अगर रिस्क है, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे हर एक टॉपिक के अंदर में ये टर्म्स आने वाली है। तो अगर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट है या आप अगर ऐसे पार्टी को पैसा लोन पे दे रहे हो कि जहां पे रिस्क है, तो डेफिनेटली आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप बढ़ जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये काफ़ी सारे ऐसे ऑथर्स हैं, महानुभाव लोग हैं, जिन्होंने एफएम की थेरीज लिखते समय ये रूल्स और प्रिंसिपल्स बना करके रख दिए थे कि रिस्की इन्वेस्टमेंट में अपने आप इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। तो अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, अब तुम बताओ, शेयर होल्डर्स ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। कंपनी को ज्यादा देना पड़ेगा ना, शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर्स को, बैंक से लोन लिया होगा तो। यस और नो? इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रिस्की नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है, देव मानुस, आप क्या बोलोगे? लेके जा, ब्याज जो देना है दे दे, 6% दे देना, चलेगा। आपको मालूम है पैसा वापस आने ही वाला है। जहाँ पे लगता है कि आपको थोड़ा रिस्क है, तो वहाँ पे आपकी रिटर्न की मंशा भी, आशा भी थोड़ी बढ़ जाती है। यस और नो? चलो आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ते। देखो अब ध्यान से सुनना, सभी के पास में नोट्स है बेटा, पेज नंबर 1.2। अब तक तो जो देखा था वो मैंने रिवाइज करवा दिया, ये अब तक देखा था ना, अब यहां से आगे ध्यान से सुनना। टू इन्वेस्ट इन द रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड हैज लेस रिस्क। एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, क्वेश्चन में बोल दिया है, एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, किसी पार्टी को पैसे उधार देना है, लेस रिस्क किस में रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी द गवर्नमेंट बॉन्ड। यस और नो? उसमें इन्वेस्ट करना लेस रिस्की है। अब ये यहां पे आपको फटाक से आंसर आ गया, क्यों? क्योंकि पिछले 10 मिनट से मैं इसी चीज के ऊपर बड़बड़ कर रहा हूं। यस और नो? लेकिन एग्जाम में अचानक से जब ये चीज सामने आती है ना, तो वहां पे बच्चे को क्लिक नहीं होता है। इसलिए 10 मिनट से आप इसी एनवायरमेंट में जी रहे हो ना, तो आपको जल्दी समझ में आ गया। सर ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? सोचो, अचानक से आपको कोई सिग्नल पे आके पूछ ले और फिर बताओ लेस रिस्की क्या है, तो वो अचानक वाली सिचुएशन एग्जाम में आ जाती है। अब वो नहीं आनी चाहिए, इसके लिए क्या करना है? कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग, बार बार सिलेबस रिवाइज करो और कुछ नहीं। हर दिन जैसे टाइम मिला रिवाइज करते जाना। तो ध्यान से सुनना, एज इंटरेस्ट रेट इज नोन एंड द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज वेरी लेस। यस और नो? क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको पता है, फिक्स है, पहले से पता है कितना मिलने वाला है। और वैसे भी छोड़ो ना यार, रियल लाइफ में भी ऐसी है ना, जहां पे आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, वहां पे रिस्क है। जहाँ पे आपको सब पता है कि यहाँ पे मैं जाऊंगा, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, यहाँ पे ये है, ये है, वहां पे कोई रिस्क नहीं है।
जहां पे आपको पता नहीं अंदर जाने के बाद अब क्या होगा, कुछ अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, आपको पता नहीं है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, रिस्क। यस और नो। खुद से होके अगर आप वो चीज कर रहे हो, आपके अंदर खुजली है, तो आप उसे क्या बोलते हो, एडवेंचर। मजबूरी में कर रहे हो तो वही क्या बन जाती है, रिस्क। और सब कुछ पता है तो रिस्क फ्री। यस और नो। आ जाओ। एन इन्वेस्टर वुड इनकर मोर रिस्क इफ यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द शेयर एज अ रिटर्न इज नॉट सर्टन। इन्वेस्टर कैन, देखो वही चीज है, इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट लोअर रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन्वेस्टर खुद ही वहां पे अपने हाथ शोल्डर डाउन कर देता है, ठीक है यार गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेस रिटर्न भी चलेगा, मालूम है रिस्क नहीं है, कम में भी काम चला लूंगा। लेकिन यहां पे अगर बॉन्ड में अगर वो इन्वेस्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड के अलावा बाकी और कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, एंड हायर फ्रॉम द शेयर्स, मतलब देखो इन्वेस्टर कितना गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। उसके पास 10 लाख रुपए है, जब वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो वहां पे वो रिटर्न के बारे में नहीं सोचता है, ठीक है जो मिल रहा है मिल जाएगा। लेकिन वही 10 लाख रुपए अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो वो सोचता है कि एक रात में वॉरेन बफे बन जाना चाहिए। यस और नो। सेम 10 लाख, सेम इन्वेस्टर, बस जगह बदल गई इन्वेस्टमेंट की, तो देखो इसकी इच्छा है, एक्सपेक्टेशन भी बदल गई। क्योंकि वो सोचता है कि शेयर मार्केट रिस्की है, रिस्की है तो भैया रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, गवर्नमेंट लेस रिस्की है तो मुझे रिटर्न कम भी चल जाएगा। डन। प्रिंसिपल है, और यही रियल लाइफ में भी काम करता है। आ जाओ। ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर वुड बी द रिटर्न। सिंपल है एकदम, ध्यान से सुनना भी अच्छे से। देखो तो इसी रिस्क और रिटर्न को एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ के अंदर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ध्यान से सुनना। जैसे जैसे रिस्क बढ़ते जाएगी, ये रिस्क बढ़ रही है कि नहीं, पहले रिस्क एकदम कम है, कितनी है, 0, तो रिटर्न भी उसको कितना चाहिए, बस उतना ही जितना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है गवर्नमेंट बॉन्ड के, उतना। जैसे रिस्क बढ़ेगी, देखो ये आगे आ रहा है, ये आगे आ रहा है, देखो ये आगे आ रहा है, ये आगे आया है, रिस्क बढ़ गई क्या, जैसे रिस्क बढ़ गई, ये देखो ऊपर की लाइन भी, ये देखो ये ऊपर ऊपर जा रही, और रिस्क बढ़ गई तो ये ऊपर का जो भी है ना, ये कौन सा रिटर्न है मालूम है क्या, ये है एक्स्ट्रा का रिटर्न जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। और रिस्क बढ़ गई है, रिस्क फ्री के ऊपर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है देखो, और रिस्क बढ़ गई है तो रिस्क फ्री के ऊपर कितना एक्स्ट्रा का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, और रिस्क बढ़ गई है, ये रिस्क फ्री है, ऊपर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, और रिस्क बढ़ गई है, देखो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगी ना, वैसे वैसे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर, सर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड से जो रिटर्न मिलता है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बैंक के एफडी से जो मिलता है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, गवर्नमेंट के कोई स्कीम में इन्वेस्ट किया तो जो रिटर्न मिल रहा है वो रिस्क फ्री, वहां पे रिस्क नियर अबाउट 0 है, तो उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है क्या, नो। अगर आप रिस्क की जगह इन्वेस्ट करते हो तो आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते हो। बैंक की एफडी का रेट ऑफ रिटर्न है 6%, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आप रिस्क फ्री यानी 6% के ऊपर ही एक्सपेक्ट करोगे ना, यार रिस्क ही है तो फिर रिस्क फ्री के ऊपर 6% ही लेना था तो मैं रिस्क फ्री में ना डालू, यस और नो। तो बस ये सिंपल सा चार्ट है, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रिटर्न भी देखो बढ़ते जाएगा, पहले इतना था फिर इतना इतना इतना, हाई रिस्क है, ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और ये ऊपर का प्रीमियम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्लियर है। ये जो है ना, ये रिस्क प्रीमियम यहाँ पे चाहिए, रिस्क प्रीमियम ऐसा लिख लो, रिस्क प्रीमियम, और ये है नीचे का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये है रिस्क फ्री, ये देखो सेम ही है, रेट ऑफ रिटर्न, और ये है रिस्क प्रीमियम ऊपर का। डन। तो रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू टोटल रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिस्की इन्वेस्टमेंट। क्या सबिन, पक्का। ए इधर कहाँ है रे बाकी बच्चे, ये जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं अभी, लैपटॉप वाला कोई बच्चा है क्या, लैपटॉप वाला भी है ना,
सारी बैचेस दिख रही है ना? सारे बैचेस वाले बच्चों को दिख रहा है क्या? एक सेकेंड ना, सभी को दिख रहा है ना? बच्चे किधर गए यहाँ पे? कोई छूटा नहीं ना बेटा? बच्चे कम दिख रहे हैं यहाँ। एक सेकेंड। ये आज कौन सा डे है रे? तो आज क्यों बच्चे कम हो गए? मेरे ख्याल से सारी बैचेस में ऑन किया है कि नहीं किया रोहित ने? ठीक है। अच्छा, आपके स्क्रीन पे ज्यादा दिख रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे कम दिख रहे हैं बच्चे। ओके हर्ष, डन। चलो आ जाओ, ध्यान से सुनना, आगे और बढ़ते। देन थेरी पार्ट है, छोटू सा है बेटा, बस एक 10-15 मिनट थोड़ा सा बोरिंग होगा, उसके बाद पूरे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल थेरी प्रैक्टिकल दोनों मिक्स रहेगा। ध्यान से सुन लेना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर कम से कम हो। जोक नहीं है पर मेरे पास सुनाने के लिए कुछ भी, ठीक है? आ जाओ। फाइनेंस मैनेजर कैन नॉट अवॉइड द रिस्क ऑल टुगेदर, नॉर ही टेक्स एनी डिसीजन बाय कंसिडरिंग द रिटर्न एस्पेक्ट ओनली। बहुत काम का सेंटेंस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। दो एमसीक्यू सेट होते हैं इस एक सेंटेंस में। क्या बोला इन्होंने? फाइनेंस मैनेजर हर बार सिर्फ रिटर्न को देख के डिसीजन नहीं लेगा। मैंने आपको बोला कि मैडम आपसे मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मैं आपको 50% पर एनम का रिटर्न दूंगा। कितना? 50% पर एनम का रिटर्न। बट अगर मेरा धंधा डूब गया तो रिटर्न नहीं मिलेगा। आप बोलते हो, आपने पूछा कि सर आपका किस चीज का धंधा है? मैंने बोला गांजा और अफीम की खेती करता हूं, जो कि इलीगल है इंडिया में। तो आप दोगे क्या? आप बोलोगे नहीं बॉस, कब रेट पड़ गई, कब बंद हो गया, मेरे पैसे डूब जाएंगे, 50% के चक्कर में 10 लाख चले जाएंगे। तो यहां पे आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करोगे? अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। आज हाथ के 10 लाख बहुत अच्छे भैया, एक साल बाद के 15 लाख नहीं चाहिए मुझे को, है ना? 50% रिटर्न यानी एक साल बाद 15 लाख हो जाएंगे ना? यस और नो? तो बस वो वाला हिसाब है कि आप सिर्फ हर बार रिटर्न देख के डिसीजन नहीं लोगे। जैसे ही मैंने बोला कि 50% का रिटर्न आपको मिलेगा, आप क्या बोलोगे कि किस चीज का धंधा है बॉस? मैंने बोला ये ऐसा ऐसा काम करता हूं, इलीगल बिजनेस है। तो रिस्की है ना, आप डिसीजन नहीं लोगे। मतलब आपने सिर्फ रिटर्न ये फैक्टर को कंसीडर करके डिसीजन लिया है क्या? नो, आपने साथ साथ रिस्क को भी कंसीडर किया। वही यहां पे लिखा है कि फाइनेंस मैनेजर हर बार सिर्फ रिटर्न को देख करके डिसीजन नहीं लेगा, सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देखेगा, वो रिस्क भी देखने वाला है। यस और नो? पे बैक पीरियड भी देखेगा, आईआरआर भी देखेगा, एनपीवी भी देखेगा। कैश फ्लो मिल तो रहे लेकिन कब? बड़े अमाउंट जल्दी मिलने चाहिए, छोटे छोटे कैश फ्लो लेट मिल चलेगा। यस और नो? आ जाओ। एंड वो रिस्क फैक्टर को टोटल अवॉइड नहीं कर सकता, वो भी कंसीडर करने वाला है डिसीजन लेते समय, सिर्फ रिटर्न नहीं देखेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड टू ट्रेड ऑफ, दोनों के बीच में एक सुवर्ण मध्य, गोल्डन सेंटर मेंटेन करना है। हम लोग सिर्फ रिस्क को देख के भी डिसीजन नहीं ले सकते। मैंने आपको बोला कि यार एक बहुत भगवान आदमी है, देव आदमी है, रिस्क जीरो है, पैसा डूबेगा ही नहीं तेरा, उसको पैसा दे दे तू 10 लाख रुपए। आप बोलेंगे ठीक है देव मानुस है, कुछ तो रिटर्न देगा ना, इंटरेस्ट। मैंने बोला हाँ वो 2% ही देगा, रिस्क जीरो है बट रिटर्न कितना मिल रहा है? ओनली 2%। तब भी आप डिसीजन नहीं लोगे। तो आपने सिर्फ रिटर्न को देख के भी डिसीजन नहीं लेना है, और यहां पे रिस्क जीरो है बट रिटर्न बहुत कम है, तो सिर्फ रिस्क को देख के भी डिसीजन नहीं लेना है। तो आपको दोनों के बीच में क्या मेंटेन करना है? एक गोल्डन सेंटर मेंटेन करना है, दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है, दोनों को क्या करना है? प्रॉपरली ट्रेड ऑफ करना है। यस और नो? तो दोनों के बीच में एक गोल्डन सेंटर मेंटेन करके ही आप क्या लोगे? डिसीजन लेने वाले हो। तो आ जाओ तो देखो जरा। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो, चाहे फाइनेंस डिसीजन की बात हो, चाहे डिविडेंड डिसीजन की बात हो, क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? आएगा क्या कैपिटल बजटिंग में? सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है। कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है? मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। हमारे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। फाइनेंस डिसीजन, कहाँ से पैसा रेस कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, कहाँ से रेस कर रहे हैं,
ये फाइनेंस डिसीजन है। और डिविडेंड डिसीजन, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब उस अर्निंग में से कितना बांटना है और कितना रोकना है, कितना छोड़ना है और कितना रोकना है, वो हो गया हमारा डिविडेंड डिसीजन। कुछ कंपनी अपने अर्निंग का 100% डिविडेंड बोल के बांट देती है, कुछ कंपनी अपने अर्निंग में से 50% बांटती है, 50% रखती है, कुछ कंपनी बोलती है हम डिविडेंड नहीं देंगे। लाइक एप्पल, इन्होंने कभी डिविडेंड दिया ही नहीं आज तक, सुना है मैंने, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, इसमें ज़्यादा विकास को पता होगा क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट बढ़ा रहे वो, तो उनको ज़्यादा मालूम होगा, है ना, विकास सर, चिराग सर को ज़्यादा मालूम होगा। बट जो मैंने सुना है, एप्पल ने शायद आज तक डिविडेंड नहीं दिया है, यस और नो। तो उनका पॉलिसी क्या है, जीरो डिविडेंड पे आउट, यस और नो। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? तो कितना बांटना है और कितना रोकना है, ये डिविडेंड डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और ये सारे डिसीजन लेते समय आपको ये दो फैक्टर आपके बैक ऑफ द माइंड में रखने हैं, रिस्क एंड रिटर्न। इन दोनों के बीच में क्या करना है, प्रॉपर ट्रेड ऑफ। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फर्म का वैल्यू बढ़ना चाहिए ताकि अल्टीमेटली ओनर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, यस और नो। कोई चीज है क्या, ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। फिर क्वेश्चन इसके ऊपर अब देखो कैसे सेट हो सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक के अंदर में मैक्सिमम चांसेस है, ऐसा समझो कि थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो इसी 1 2 3 पैराग्राफ से आने वाला है, और प्रैक्टिकल इसमें कहाँ से आएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो क्वेश्चंस हमने देखे ना, वो सारे टॉपिक में सेट होते हैं। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर में कैपिटल बजटिंग के भी 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वो इनफ्लो वाले क्वेश्चन थे ना, कि आपको फ्यूचर में इतना इनफ्लो मिल रहा है 4 साल में, कैपिटल बजटिंग वाले थे। पैसा आपके पास आज इतना है, आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले थे। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का एक किया था ना, आप बैंक से लोन ले रहे हो, आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो, लोन वाला जो था वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी का था। बट अगर मैं आपको वहां पे सब टॉपिक के नाम बताता तो आप बोलते कि अरे यार सर अलग अलग टॉपिक चल रहा है, बट है सब वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही, हर जगह हमने वही फॉर्मूला यूज किया है। डोंट वरी, वो ही सारे क्वेश्चंस आगे वापस एक थोड़े से बड़े फॉर्म में आएंगे। मतलब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो एमसीक्यू सॉल्व किए ना, वो आगे आने वाले टॉपिक की क्या रहेगी, वर्किंग नोट। वो क्या रहेगी, वर्किंग नोट, यस और नो। आज लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, फटाफट से इसका मीनिंग तो हर किसी को मालूम होगा। एक बच्चे ने बोला सर इक्विटी क्या होता है, इक्विटी, हर्ष गैंग, इक्विटी मैं बताता हूं बेटा, है ना, अभी ध्यान से सुनना। जैसे अगर कंपनी फंड्स रेस कर रही है और उसमें अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रही है, तो कंपनी सामने वाले को कैपिटल का एक हिस्सा देगी। उस एक हिस्से को हम लोग बोलते हैं शेयर ऑफ दैट कैपिटल, और शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विल बी कॉल्ड एज, हम लोग बोल सकते हैं ना शेयर। शेयर का मतलब क्या है, शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो वो दो टाइप के शेयर हो सकते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी। मेरे ख्याल से सीसेट में नहीं हुआ है कि आपका है प्रेफरेंस, उनको डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, अगर धंधा बंद हो जाता है तो ये दो प्रायोरिटी राइट रहेंगे प्रेफरेंस के पास में, और बचे कुचे जो बेचारे हैं। और एक सेंटेंस में बोलना है तो इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर लाइक माँ ऑफ द कंपनी। सबसे आखिरी में माँ को ही मिलता है ना, घर पे मिठाई भी आई तो सबसे आखिरी में कौन किसको मिलता है, माँ को। खाना बना सबसे आखिरी में किसको मिलता है, माँ को, यस और नो। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लाइक माता जी ऑफ द कंपनी। सबसे आखिरी में प्रॉफिट इनको मिलेगा, धंधा बंद हो गया तो सबसे आखिरी में इनको मिलेगा, है ना। ये ओनर्स है कंपनी के, बट इनको सबसे लास्ट में मिलेगा। प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको कुछ नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस के केस में तो भी अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो पिछले साल प्रॉफिट था बट फिर भी इनको डिविडेंड नहीं मिला, तो अगले साल इनको पिछले साल का और इस साल का दोनों भी मिलेगा कि नहीं। हाँ, बट प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, यस और नो। मेरे ख्याल से आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा ये कंपनी लॉ के अंदर में आपने पढ़ा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हम लोग बोल सकते हैं आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिनका कैपिटल कंपनी में लंबे समय तक के लिए रहा है। डिटेल में शेयर कैपिटल टॉपिक अकाउंटिंग का जब आएगा ना, तो वहां पे मैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस बताऊंगा, तो वहां पे और एक बार फिर से बता दूंगा। आ जाओ ध्यान से सुनना। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या है बेटा, बताओ तो। जैसे भले ही आज मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम लेस है, बट मेरी लिक्विडिटी पोजीशन एकदम स्ट्रांग है। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब क्या है, एबिलिटी टू पे ऑफ योर डेट। अगर आज मुझे किसी ने अगर कुछ बोल दिया कि यार हरीश ऐसे नहीं वैसे, चल ले बोलते रह, कितना हिसाब है, अभी के अभी हिसाब खत्म। समझ में आया क्या? जैसे कि नहीं, मेरे
मेरे बड़े भाई से कुछ अपने फंड्स लिए हुए थे, तो अगर कभी वो मुझे बोलता है कि यार ऐसे नहीं जमेगा, ऐसे नहीं, अपन ऐसे रहेंगे, ये रहेंगे, अब अगर उसका रूल लगाते हो, भी एक काम करते रहे, कितना हिसाब है, ये 6 लाख रुपए, ये 6 लाख और ये 10% का ब्याज, 6,60,000, तेरा हिसाब क्लियर। मतलब क्या, मेरी एबिलिटी है, मैं मेरे डेट इमीडिएटली पे ऑफ कर सकता हूं। मतलब मेरी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। सो आसान भाषा में लिक्विडिटी इज नथिंग बट एन एबिलिटी टू पे ऑफ योर डेट इमीडिएटली। नहीं, मैं 10 साल बाद दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा, मतलब आपकी लिक्विडिटी स्ट्रांग नहीं है। यस और नो? तो लिक्विडिटी ये आगे भी टॉपिक में आने वाली है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आएगी, है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आने वाली है, कैपिटल बजटिंग में वापस आने वाला है। बस अभी इतना ध्यान रखना, एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स डेट, ऑब्लिगेशंस जो भी है। अब सर जनरली कौन से डेट रहते हैं? वैसे तो इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों आने चाहिए, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। बरोबर है क्या? मतलब आपकी नियर फ्यूचर की जो भी लाइबिलिटीज है, आप वो सारी की सारी तुरंत के तुरंत पे कर सकते हो। अगर ये चीज है तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है। सीधा सीधा बोलो ना सर, सॉल्वेंट है, मतलब इसकी एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, और एसेट्स में भी लिक्विड एसेट ज्यादा है। लिक्विड एसेट यानी मनी, कैश है और कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट यानी भले ही वो कैश नहीं है, बस बट एज गुड एज कैश है, तुरंत उसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विद द मैच्योरिटी ऑफ 3 months और लेस, जीरो रिस्क और नोन अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि उससे कितना पैसा आने वाला है, तो उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो वो भी लिक्विडिटी में ही आएगा। यस और नो? ये आएगा। मैंने जो कैश और कैश इक्विवेलेंट बोला, ये आगे वापस आने वाला है। बस ये टॉपिक के अंदर में ऐसा समझो कि आगे टॉपिक में आने वाली बहुत सारी टर्म्स का एक इंट्रोडक्शन इन्होंने दे करके रख दिया। चलो आगे देखना, और जरा क्या बोला है बेटा, सेम चीज को बार बार अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। देखना, एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, और इट शोज द क्विकनेस, कितनी आसानी से, कितने जल्दी आप आपके असेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट क्विकनेस इज लिक्विडिटी। कितने आसानी से आप आपके असेट्स को, कौन सी असेट की बात चल रही होगी यहाँ पे, मेजरली स्टॉक। मेजरली क्या है बेटा, स्टॉक। यस और नो? उसके बाद, वाइल यूजिंग द लिक्विडिटी एज अ डिसीजन क्राइटेरिया, मैनेजमेंट मेक्स यूज ऑफ द रेशोज। कुछ रेशोज वो यूज करते हैं सर। अगेन रेशोज कहाँ पे क्या है, पूरा एक टॉपिक है जिसका नाम है रेशो एनालिसिस। हम लोग देखेंगे, रेशोज आने वाले हैं, हम लोगों को रेशोज भी पढ़ना है, तो यहाँ पे अभी मैं उस टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा। सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है, देखेंगे उसके अंदर में क्या करना है, फॉर्मूला का मीनिंग समझेंगे, एप्लीकेशन समझेंगे, बाद में लर्न करेंगे। सर मीनिंग और एप्लीकेशन क्यों समझना है? क्योंकि वो सारे फाइनेंशियल वेरिएबल्स यूज किए, आपको समझ में आ जाएगा एक एक मिनट के अंदर में, इसीलिए वहाँ पे डिराइव नहीं करना है। अगेन फॉर्मूला, मीनिंग समझना है, एप्लीकेशन समझना है, क्यों ये फॉर्मूला आया, क्या इसका यूज है, उतना देखेंगे। यहाँ पे अभी नहीं देखना है। आ जाओ, करंट रेशो और ये लिक्विडिटी रेशो, दोनों भी चीजें ना, वो यहाँ पे अभी नहीं देखना है, बस डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे आपने बस लिख के रख देना है, करंट और लिक्विडिटी रेशो, विल सी लेटर। हाँ लिखो जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज, नहीं तो आप भटक जाओगे रास्ते से। पता चला इंट्रोडक्शन टू एफएम छोड़ के हम लोग रेशोज में घुस गए अभी से, और फिर बच्चे बोलेंगे सर अब तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए जो सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, हाथ पकड़ के साथ में लेके चल रहा हूँ, वैसे वैसे एक एक स्टेप चलो। हाँ बीच में अगर कोई बहुत बड़ी स्टेप आ गई तो वहाँ पे हम लोग उसको स्किप कर देंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको सीढ़ियाँ चढ़ाते हो, अचानक से कोई बड़ी सीढ़ी आ गई तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको उठा करके ऊपर रख देते हैं, बोलते ये स्टेप तू खुद से होके बाद में पार करना, जब बड़ा हो जाएगा तब। तो ऐसा समझो कि अभी वो छोड़ दिया, स्किप कर दिया हमने। लिख लेना वहाँ पे, करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो आगे देखेंगे। चलो आगे, डायरेक्टली इस पॉइंट पे आओ। टू लो एवरेज कलेक्शन पीरियड, excessively restricted credit policy of, and too high average collection period, too liberal credit policy। बस इसका मीनिंग समझ लो। टू लो एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्या रे बेटा,
मेरा कलेक्शन पीरियड जो है बहुत कम है। मतलब क्या है यहाँ पे बताओ? रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट पॉलिसी। नहीं समझा अभी भी किसी को? मैं उधार देता हूँ किसी को, ये आई अभी बच्ची मेरी शॉप पे, बोले ये माल दे दो। मैंने बोला पैसे? बोले पैसे अभी नहीं, बाद में देती हूँ। ये माल ले लिया, पैक करके निकल ही रही थी। मैंने बोला मैडम पैसे? ये बोली आप बोली ना अभी बाद में देती हूँ। मतलब हो गया ना बात, 5 मिनट हो गए, दे दो। मतलब मेरी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है? रिस्ट्रिक्टेड है। 1 घंटे बाद मैंने इसको फिर से कॉल किया, मैडम वो पैसे? बाद में मतलब कब? मेरे हिसाब से बाद में यानी 5 मिनट बाद ही हो जाता है। यस और नो? या 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद? अगले दिन फिर से कॉल कर लिया, मैडम पैसे? इसने लाके मेरे मुंह पे मार दिए पैसे। बोले आप उधार नहीं देते हो? मैंने बोला देता हूँ ना उधार, 1 दिन के लिए बस, उससे ज्यादा नहीं। मतलब मेरी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है? रेस्ट्रिक्टेड है, लिबरल नहीं है। तो यहां पे मेरा कलेक्शन पीरियड कैसे रहेगा? टू लो। देखो 1 दिन में पैसा आ गया। क्रेडिट पॉलिसी कैसी है? रेस्ट्रिक्टेड। या फिर दूसरा केस, क्रेडिट पॉलिसी कैसी है? लिबरल। फॉर एग्जाम्पल केस 2, मैंने इनको उधार दिया और बोले पैसे कब देना? मतलब जब देना है तब दे देना, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो यहाँ पे मेरा कलेक्शन पीरियड कितना रहेगा? वेरी हाई। कलेक्शन पीरियड जितना ज्यादा उतना बुरा। कलेक्शन पीरियड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों से पैसा कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन हैम्पर हो सकती है उस समय। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? सो कलेक्शन पीरियड कम से कम होना चाहिए। कुछ बात समझ में आया? कलेक्शन पीरियड कम से कम रखा तो उसमें धंधे का नुकसान ऐसे है कि आपका सेल भी कम हो जाएगा। क्यों? मैं सब नगद में माल बेच रहा हूँ, उधारी बहुत कम देता हूँ, तो कस्टमर आएगा क्या मेरे पास जल्दी? आज के टाइम पे हर किसी को उधारी चाहिए। किराना दुकान डायरी में लिख लेना, दूध वाला महीने के एंडिंग में पैसे ले लेना, सब्जी वाले से भी लोग डायरी बनवा लेते हैं आजकल, और पान वाले के वहां तो डायरी चलती है, लिख लेना। चाय वाले के यहाँ डायरी, पान वाले के यहाँ डायरी, सब्जी सब। मतलब तुम देख रहे हो कि आज के कैश मार्केट से कम 4 गुना बड़ा आपका क्रेडिट मार्केट है। समझ में आ रहा है कि सभी को? मेरा तो हर जगह ही है, जहां भी, नीचे भी गया बस उसको इतना बोलना है, नीचे गया तो अब तो बेचारा ऐसा है कि तुरंत के तुरंत लेमन टी लगेज तैयार करके एकदम रेडी, पैसे हर महीने के 2-3 तारीख को वो हिसाब दे देता है। अभी पिछले महीने तो ऐसा हो गया कि ऑन एन एवरेज मेरा महीने का 2-2.5 हज़ार का बिल बनता है चाय का, इस बार 3500 रुपये का बना। तो मैंने उसको बोला जरा मेरे को बताओ कौन से दिन कितनी लिया। तो बोले नहीं, बोले सर आप कभी कभार दोस्तों के साथ आते ही है वो, तो मतलब हाँ वही, मेरे को हिसाब लिख करके दे दो। अब वो आ गया बेचारा टेंशन में, पैसे तो मैंने कर दिए उसको। अब उसने 3500 बोल दिया, बट उसने लिखा नहीं है शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2-3 दिन से दे ही नहीं रहा है वो। नहीं तो लिख के रखता है ना हर दिन तारीख, और उसके आगे 1 2 3 4 5 6 जितना भी है। यस सर नो? सो आज के टाइम पे कहने का मतलब हर जगह उधारी चलती है। बगैर उधारी के कोई काम होता है क्या? सो अगर आपने उधारी देना बंद कर दिया तो आपका सेल कम होगा कि नहीं होगा? ये हम लोग आगे डिसीजन लेने वाले धंधे में। कौन से केस में, कौन से टॉपिक में? हम लोग रिसीवेबल्स मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे। रिसीवेबल डेटर, तो डेटर्स को मैनेज करना है, तो वहां पे 2 पॉलिसी होती है, एक लिबरल और एक रेस्ट्रिक्टेड। लिबरल पॉलिसी में 2 उधार देंगे तो सेल तो बढ़ जाएगा, बट बैड डेट की रिस्क भी बढ़ जाएगी। उधार देना बंद कर दिया, बैड डेट की रिस्क तो कम हो जाएगी, लेकिन सेल भी कम हो जाएगा। तो मुझे दोनों के बीच में क्या करना होगा? ट्रेड ऑफ। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? ये कहां देखेंगे हम लोग? रिसीवेबल्स मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक है आपके मॉड्यूल में, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में घुसा पड़ा है। हम लोग सेपरेटली उसके ऊपर एक टॉपिक देखेंगे। यस और नो? आ जाओ। सो ये एवरेज कलेक्शन पीरियड फिर से आने वाला है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में। बस कहने का मतलब ये है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर बहुत ज्यादा है तो आपकी पॉलिसी लिबरल है, अदरवाइज वाइस वर्सा है। रिस्ट्रिक्टेड है तो बहुत कम है, बट रिस्ट्रिक्टेड में आपका सेल भी कम हो जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय द लिक्विडिटी एनालिसिस। हाँ हमें पता है, ये सेपरेट टॉपिक है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में आएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आएगा, कैपिटल बजटिंग में आएगा, एंड एफिशिएंट यूज ऑफ करंट एसेट एट मिनिमम कॉस्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आएगा। तो अभी एक भी पॉइंट नहीं देखेंगे, यहाँ पे भी लिख दो, विल कवर इन नेक्स्ट टॉपिक, विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट टॉपिक। जो चीजें मैंने आपको 2-3 यहाँ पे लिखवा के दी ना, जो आगे के टॉपिक में आएगा वो आगे के टॉपिक में आएगा, लिख के रखना, बाद में आपने इसको वापस मिटा देना, फिर क्रॉस कर देना।
अभी आपने अगर पी लिखा तो बाद में आगे क्रॉस कर देना, हाँ मास्टर ने बोला था आगे आएगा, ये आ गया, और मैं आपको उस दिन याद दिलवा दूंगा कि देख बेटा ये बोला था, ये आ गया। पर ये आप ध्यान रखो सारी चीजें, तो आपका सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल रहेगा। नहीं तो क्या है, बस आप मुंडी हिला रहे हो जो भी मैं बोल रहा हूँ, और घर पे अगर नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या चीज है बताओ बेटा, बोलो। प्रॉफिटेबिलिटी, अरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल, आरओआई, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। धंधे में लगाया था 100 रुपए, एक साल बाद हो गया 140 रुपए, बोलो रिटर्न कितना हो गया, 40%। सिंपल ना, प्रॉफिटेबिलिटी। क्या करते हैं इसका, इसको भी यूज करते हैं सर, कहां पे, डिसीजन मेकिंग में। कैसे, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो उसकी क्या देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी। यस और नो, देखो ध्यान से सुनना, इट इज द इंपॉर्टेंट टूल फॉर टेकिंग द डिसीजन बाय एस्टिमेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी पर रुपी ऑफ द सेल। परसेंटेज में निकाल रहे हो, 100 रुपए का सेल किया, 20 रुपए प्रॉफिट, 1 रुपए के सेल पे 20 पैसा प्रॉफिट, तो 20% विल बी योर प्रॉफिटेबिलिटी। आगे, इट इज यूज एज अ मेजर ऑफ कंपैरिजन एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। कंपेयर करने के लिए, आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो चेक करने के लिए, है ना, हम लोग इस प्रॉफिटेबिलिटी को यूज करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी यानी आसान भाषा में सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर आसान भाषा में आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, या और आसान भाषा में आपने धंधे में जो कैपिटल लगाए उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, और आसान भाषा में आपने आपके बिजनेस में कितनी एसेट यूज किया, कितना सेल हुआ, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ। अलग अलग वेरिएबल्स को मैं प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर सकता हूं। यस और नो, आगे देखो और क्या दिया, प्रॉफिटेबिलिटी टू सेल्स रेशियो रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेल। मैं प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स पे भी निकाल सकता हूं, प्रॉफिटेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट पे भी निकाल सकता हूं, सेम चीज है, दो अलग अलग फिगर पे निकाल सकता हूं। चलो, सेल पे प्रॉफिटेबिलिटी, मैं जब 100 रुपए का माल बेचता हूं तो उसमें मेरा प्रॉफिट होता है 20, तो मेरा क्या हो गया बेटा, यहाँ पे एनपी रेशो विल बी कितना हुआ, 20%। मैंने मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, या सिर्फ इक्विटी भी बोल दिया तो भी चलेगा, सिर्फ कैपिटल भी बोल दिया चलेगा, और उसके ऊपर साल के आखिरी में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000। बोलो यहाँ पे आरओआई कितना हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%। ये था बेटा मेरा नेट प्रॉफिट ऑन सेल, ये किस पे था, सेल पे, ये किस पे था, इन्वेस्टमेंट पे और कैपिटल पे। तो दोनों भी केस में मैंने प्रॉफिटेबिलिटी निकाली, एक केस में सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट है, एक केस में मैंने निकाला इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट को अलग अलग फिगर के साथ कंपेयर कर सकते हो, और दो फिगर को कंपेयर करने के स्टडी को ही तो रेशो का स्टडी बोलते हैं। रेशो में होता क्या है, दो फिगर को कंपेयर ही करते हैं ना, ऊपर नीचे लिख के। यस और नो, बचपन में 12th में एक टॉपिक छोड़ा था आपने, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल को कंपेयर कर रहे हैं। सेल 100, ग्रॉस प्रॉफिट 20, तो जीपी रेशो कितना हो गया, 20%। जीपी और सेल को कंपेयर किया। एनपी रेशो, एनपी और सेल को, खैर छोड़ो अभी में हम लोग उसमें नहीं घुसते वरना रेशो एनालिसिस शुरू हो जाएगा। ये कहाँ देखेंगे हम लोग, रेशो एनालिसिस में। कुछ रेशोज यहाँ पे दिए हैं, बस रीड करके छोड़ देना है। देखो, अर्निंग अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स की बात चल रही है। कॉमन शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स, कॉमन शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो अर्निंग अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स, कोई मुझे बोलेगा कि अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स क्या होता है, एनीबॉडी? अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स, बिल्कुल सही बोला। कैसे आता है, प्रॉफिट से। ये देखो, ये आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट, ये आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट, अंदाज अंदाज प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, फिनेंशियल एक्सपेंसेस अभी तक माइनस नहीं किए, समझ लो, बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही माइनस किए। सर एक सेकेंड, आप जो फिनेंशियल एक्सपेंसेस लिख रहे थे वो क्या, फिनेंशियल एक्सपेंस ब्याज, आपने किसी से लोन लिया तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट देते हो, तो आपकी फिनेंशियल कॉस्ट है ना, तो फिनेंशियल एक्सपेंस हो गए वो।
मैंने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? सैलरी दे रहा हूँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूँ, है ना, रेंट दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। और मैंने अगर किसी से पैसे उधार लिए तो उसके ऊपर जो मुझे चार्जेस देना है वो मेरे फिनेंशियल एक्सपेंस है। किसी से उधारी ली तो उसके ऊपर जो मैं चार्जेस देता हूँ या इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो मेरे फिनेंशियल एक्सपेंस है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा कर रहा हूँ वो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए मैंने, और ये आ गया मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर बिफोर इंटरेस्ट क्यों बोला आपने? अरे अभी तक इंटरेस्ट कहाँ माइनस किया? इंटरेस्ट तो फाइनेंशियल एक्सपेंस है ना, अभी तक माइनस किया क्या मैंने? इसीलिए ये अर्निंग कौन सा हो गया बता बेटा? बिफोर इंटरेस्ट वाला। मैंने अभी तक इंटरेस्ट माइनस किया, बताओ मैंने यहां पे ऐसा माइनस इंटरेस्ट लिखा गया? नो, मतलब ये जो इक्वल टू आया ये कैसा है? बिफोर इंटरेस्ट। अभी तक इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। चलो अब माइनस करूं क्या इंटरेस्ट? अब अगर मैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर देता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, सुनना बेटा, आ जाओ आ जाओ। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ देखो, मजे लो, लिखना नहीं है। ये इसलिए बोल रहा हूं 100-125 बार आएगा, ये पूरे सब्जेक्ट में आएगा। अभी लिखना रहता तो मैं आपको बोल देता ना कि लिखना है, सिर्फ देखना है। अभी ये हो गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखवा के दूंगा सारी चीजें, अभी सिर्फ समझो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हम लोग क्या देख रहे हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन शेयर होल्डर्स। अब कॉमन को हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे आज के बाद। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो ध्यान से सुनना, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो अब मेरे पास बचा गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर टैक्स। बोलो बोलो बोलो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब अभी तक इसमें से ना इंटरेस्ट माइनस किया ना टैक्स माइनस किया। अब मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, इंटरेस्ट चला गया, तो अब क्या बचा है? अर्निंग बिफोर टैक्स। तो लिख दूं क्या? देखना, ये लिख दिया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब मैं टैक्स भी माइनस कर दूं तो अर्निंग टैक्स, नो ना रे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद वाला। अब ये किसका है? टैक्स पे करने के बाद अब ये पूरा मालिक लोगों का है, शेयर होल्डर्स का है, बरोबर है ना? बट कंपनी लॉ बीच में टांग अड़ाता है कि आपने डिविडेंड देने के पहले थोड़ा सा जनरल रिजर्व में डालना है, इधर डालना है, कंपलसरी करते हैं ना कुछ, तो रिजर्व में ट्रांसफर करो। फॉर एग्जाम्पल टैक्स पे करने के बाद हमने रिजर्व में थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया। अब ये क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, यस और नो? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल। अब मैं डिविडेंड दे ही रहा था इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि बीच में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टांग अड़ाते आगे। हम प्रेफरेंस है, हमें पहले दो, तो ये दो, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। अब बोलो ये क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी शेयर। आप समझ में आया क्या? समझ में आया कैसे आएगा? पेपर में इतना इजी ऐसा डायरेक्टली न्यूमरेटर दिया नहीं रहेगा कि बेटा ये ले अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर। पेपर में ये कुछ डेटा दिया रहेगा, तो आपको वहां से कैलकुलेट करना होगा। डोंट वरी, बहुत इजी करेंगे हम लोग कैलकुलेट। और कैलकुलेट करने के पहले एक बार ये कॉन्सेप्ट बता के आपसे प्रॉपर लिखवा के लूंगा नोट्स में। अभी मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपके नोट्स में लास्ट में बस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लास्ट लास्ट का, इफेक्टिव इंटरेस्ट का, और उसके बाद का जो लिखवा के दिया उतना ही लिखा होगा, उसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा ना अभी नोट्स में। ग्रेट, बिल्कुल सही जा रहे हो। बस नोट्स कंप्लीट रखना और लेक्चर मिस मत करना एक भी। डन, आ जाओ। उसके बाद एक और फॉर्मूला है, नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। उसी का ऊपर वाले फॉर्मूला को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, नेट इनकम आफ्टर टैक्स यानी ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है। इसी को प्यार से मैं पीएटी बोल देता हूँ, पीएटी, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स। आएगा आगे रेशो, तब देखेंगे इसका यूज क्या, अभी हम लोगों को प्रैक्टिकल नहीं है इसमें।
सर ये ऊपर और नीचे में फर्क क्या है? ऊपर में अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स है और नीचे में नेट इनकम आफ्टर टैक्स है। तो नीचे में ये दिया है, ऊपर वाले फॉर्मूला में ये दिया है, बरोबर है क्या? नीचे वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, प्लीज ध्यान से सुनना। मैं ऐसा कब बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ऐसा कब बोलूंगा? जब आपके पास कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ही नहीं, तो पूरा का पूरा अर्निंग किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो देखो वही नोट लिखा हुआ है, रेशो एट 2, दूसरा वाला, ये कौन से केस में अप्लीकेबल है? कंपनी हैज नो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं तो रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पूरा का पूरा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। डोंट वरी, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे आगे। प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली क्या है? इज द अनदर मेजर ऑफ विविंग द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। रेवेन्यू बेयरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स कैन बी इजीली असेस फ्रॉम द प्रॉफिट मार्जिन। अब ये क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिससे मुझे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो मैं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रॉफिट मार्जिन के भरोसे डिसाइड करूंगा या उस रेवेन्यू के भरोसे डिसाइड करूंगा? नहीं समझा सर? अरे आपने ऑलरेडी किया है ये सम्स ऑल टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, चलो मैं याद दिलवा देता हूं। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हो रहा है क्या रेवेन्यू जनरेट? देखो तो। अब बताओ इस प्रॉपर्टी की आज की वैल्यू कितनी है? समझ में आया ना क्या किया था आपने? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इन सारे फ्यूचर के अमाउंट को आपने कौन से वैल्यू पे कन्वर्ट किया? आज के 3 साल बाद के 18 यानी आज के 4 साल बाद के 25 यानी आज के कितने? सो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, हम लोग उसका वैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से पहले साल में इतना प्रॉफिट होगा, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, तो ये सारे प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब हमने प्रॉफिटेबिलिटी की मदद से उस प्रॉपर्टी का क्या किया? वैल्यूएशन किया। यस और नो? बट कौन सी प्रॉपर्टी का? जो प्रॉपर्टी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। समझ में? अब ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी होती है कि जो रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है, जो बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने में बस मदद करती है, जो स्पेसिफिक कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? वो प्रॉपर्टी अगर आज मार्केट में बेच दूं तो कितना आएगा? मार्केट वैल्यू के भरोसे। तो वैल्यूएशन की अलग अलग टेक्निक है, वैल्यूएशन की अलग अलग टेक्निक है। चलो सर ये भी आएगा क्या आगे? हाँ, एक सेपरेट टॉपिक है बट वो अकाउंट में है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इंटेंजिबल्स बिजनेस, वहां पे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद रेशोज में देखेंगे, ये भी रेशोज में देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्यारा कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग एंड रिस्क। अब क्या चीज है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनो बेटा, बस लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, है ना? देन उसके बाद आगे क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट हो जाएगा ना। ईवीए अभी नहीं देखना है बेटा, ईवीए, एमवीए, ईवीए और एमवीए एफएम में भी है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और अकाउंट्स में भी है, दोनों में सेम है, कॉपी पेस्ट। इनफैक्ट क्वेश्चन भी सेम दिखेंगे आपको मॉड्यूल के 1-2 प्रैक्टिकल, अगर आपके पास पुराना वाला मॉड्यूल होगा तो। नए में क्या चेंजेस किए अभी समझ में आ जाएगा। यस और नो? तो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, बट आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे दूंगा ईवीएमवीए का अभी, बट दोनों चीज आगे आने वाली है। अब मैं बात कर रहा था कॉस्टिंग और रिस्क की। आ जाओ ध्यान से सुनना, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। एक कंपनी है, कंपनी ए, एक है कंपनी बी। कंपनी ए का टोटल कैपिटल कितना है बेटा? 100, इसका 100। ध्यान से सुना, आप मुझे कंपेयर करके बताना कि आपको समझ रहा है दोनों में कंपैरिजन में। अच्छे से सुनना हर एक डेटा को, आपको ये चीज पता है, बस आपने क्या करना है, अभी तक जो मैंने आपको एफएम का नॉलेज दिया बस उसी को यूटिलाइज करना है। ओनर्स कैपिटल यहाँ कितना है? 100, यहाँ पे ओनर्स कैपिटल 50 है। ओहो, ओन फंड बी में कितना है? ओन फंड 50, मतलब लोन फंड बचा हुआ 50। यस और नो? देखो बोरोड कैपिटल मतलब लोन फंड ना, बोरोड कैपिटल मतलब लोन फंड,
ये है लोन फंड, ये है ओन फंड। ये कंपनी ये कैसी है? अनलीवर्ड है। और ये कैसी है? लीवर्ड है। ऐसी कंपनी जो खुद का और बाहर का दोनों भी पैसा यूज कर रही है, प्लीज ध्यान देना बेटे सबने, ऐसी कंपनी जो खुद का और बाहर का दोनों भी पैसा यूज कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं लीवर्ड कंपनी। रिलायंस हाईली लीवर्ड कंपनी, खुद का पैसा बहुत कम और बैंकों का पैसा बहुत ज़्यादा यूज करती है। बट टाटा लेस लीवर्ड कंपनी एज कम्पेयर टू इन्फोसिस, बाहर का पैसा कम से कम लेती, खुद का ही पैसा हम यूज करेंगे, खुद का कमाया हुआ प्रॉफिट, एक बार का डिविडेंड कम देंगे, लेकिन वो ही पैसा धंधे में फिर से री इन्वेस्ट करेंगे। तो जो लोन फंड कम से कम लेते हैं वो लेस लीवर्ड है, लेस रिस्की है। आपको अगर मैंने बोला कि एक ऐसा बिजनेस है जिसका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ है लेकिन उसके अंदर में लोन ही है 4,500 करोड़ के, आप क्या बोलोगे? रिस्की बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में मैक्सिमम पैसा बाहर से उधार लिया हुआ है। यस और नो? जिसका बोरोड फंड बहुत ज्यादा है वो लीवर्ड फर्म होता है। कैसा फर्म होता है बेटा? लीवर्ड फर्म। ये कहां पे आएगा आगे? लिवरेज नाम का एक टॉपिक है। क्या नाम है? लिवरेज। वहां पे हम लोग देखेंगे, अभी सिर्फ समझ लेना अच्छे से। तो यहां पे 50 रुपया ओन फंड है, ओनर लोगों का, 50 बाहर का है, और इस कंपनी में पूरा का पूरा खुद का है, बाहर का 0 है। आगे देखो क्या बोला है, रेट ऑफ अर्निंग यानी क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। ये कंपनी कितना अर्न करती है? 20%। तो बताओ तो, कैपिटल टोटल 100 था, 100 का 20% निकालो, कितना आ रहा है बताओ? 20। तो आगे क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20। क्या बोलते हो? सही है ना? ये कंपनी का अर्निंग कितना है बेटा? इसका भी 20% है। सर सब कुछ तो सेम ही है। देखो इसका भी अर्निंग आ गया क्या? 20। बट वेट, ये जो अर्निंग है 20, इसमें से इस कंपनी को जिन लोगों से पैसे उधार लिए ना, उनको इंटरेस्ट ब्याज भी तो देना है कि नहीं? यस और नो? चलो कितना उधार लिया था? 50। 50 के ऊपर रेट ऑफ, ये इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट रेट 15%। 50 का 15% निकालो, 15 फाइव 7.5। यस और नो? तो 7.5 ये इंटरेस्ट दे रहे हैं क्या? तो बोलो बचा कितना इनके ओनर लोगों के लिए बिफोर टैक्स? 12.5। और यहां तो पूरा का पूरा 20 बचा है ना? यस और नो? आगे और चलते हैं। टैक्सेस कितने हैं? 50%। 20 का 50% 10, और यहाँ पे 12.5 का 50% 6.5। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 10। यहाँ पे कितना है बेटा? 6.5। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ओनर्स फंड, यहाँ पे ओनर का पैसा कितना था रे? 100। 100 था ना? 100, देखो ये 100, इस 100 के ऊपर 10 अर्न किए, कितना हो गया? 10%। बट वेट, यहाँ पे ओनर का फंड कितना था? 50। इस 50 के ऊपर 6.5 अर्न किए, कितना परसेंट हो गया रे? ओ वाह, रिजल्ट्स ने सरप्राइज कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर उधार लेके फायदे में रहे, तो अब समझे रिलायंस की पॉलिसी क्या है। इसने पैसा उधार लिया था, इसका रेट ऑफ अर्निंग देख लो, ओनर्स फंड पे कितना आया? 12.5%। सब कुछ तो सेम था रे, रेट ऑफ अर्निंग सेम है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे परसेंटेज अर्निंग ऑन ओनर्स फंड कितना आया? इसका 10, इसका आया 12.5%। ऐसे कैसे? नो। और कोई बोरोड कैपिटल तो है, बट बोरोड कैपिटल का क्या कनेक्शन? इंटरेस्ट। और थोड़ा सा डिटेल में जाओ, टैक्स पढ़ा है कि नहीं आपने? अरे टैक्स एक्सपेंस डिडक्शन मिला ना आपको? टैक्स में डिडक्शन मिला ना इंटरेस्ट का? यस और नो? आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो डिडक्टिबल एक्सपेंसेस है। आपको टैक्स शील्ड मिली कि नहीं मिली? उसकी टैक्स बेनिफिट हुआ ना? खर्चों की वजह से प्रॉफिट कम तो टैक्स कम, वो टैक्स शील्ड ओन फंड के केस में नहीं मिला। कुछ बात समझ में है क्या? डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड कभी देखा है क्या P&L के डेबिट साइड में? डिविडेंड क्या डिडक्टिबल एक्सपेंस है क्या? नो। बट इंटरेस्ट इज डिडक्टिबल एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिला, और वो टैक्स बेनिफिट के कारण
आप लोगों का रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओनर्स फंड इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओनर्स फंड इंक्रीज हो गया। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? टैक्स कितना था बेटा यहाँ पे? 30 कितना 50% था ना, यस और नो? तो बस आपको ये 50% का इंटरेस्ट का खर्चा जितना था ना उसका 50% आपको टैक्स बेनिफिट मिला। क्लियर है? कुछ बात समझ में आई क्या? एक सेकंड ध्यान से सुनना। ये देखो, ये अन्ना, ये बनना, ये अन्ना का कितना था बेटा? टोटल टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर इसका कितना था? 100, इसका भी 100। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे ओन कैपिटल और लोन कैपिटल, ओन था 60, लोन था 40, यहां पे पूरा का पूरा ओन था और लोन था 0, है ना? मैं एग्जांपल ले रहा हूं थोड़ा सा माइन्यूट चेंज करके। पन्ना का पूरा खुद का पैसा लगाया हुआ था, लेकिन अन्ना ने थोड़ा सा खुद का और थोड़ा सा लोन लिया हुआ है। अब यहां पे रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल पे कितना है बेटा? दोनों केस में 20% ले लेता हूं। देयरफॉर अर्निंग कितना आ गया? ए बी सी डी ई। कैसे आएगा बेटा? ए इंटू डी, 20 माइनस इंटरेस्ट एट द रेट। आपको समझाने के लिए कितना परसेंट ले लूं रे बेटा? 30% ले लेते। निकालो, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा? 12। यहां पे कितना आएगा बेटा? सी इंटू 30% ना, यहाँ पे सी 0 है, 0 इंटू 30% 0। बोलो, देयर फोर अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा आपका? 12 माइनस 20 माइनस 12 कितना आया यहाँ पे? उसके बाद में अब बता दो मुझे, ओन कैपिटल पे कितना आया इसका बेटा? ये बता देना, ओन कैपिटल के ऊपर में कितना परसेंट आ रहा है? ये अर्निंग बिफोर टैक्स आया ना, माइनस टैक्स ले लो, टैक्स 50% है 4, और यहाँ पे कितना आया? 10। ये कितना आया? 10। ये कितना आया? 4। ये आया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। कलर चेंज करता हूँ, ये 4 और ये 10। परसेंटेज निकालो, यहाँ पे परसेंटेज निकालो, अर्निंग ऑन ओन फंड्स परसेंटेज में निकाल बेटा। 60 के 60 में से 4 मतलब 4/60 कितना परसेंट आ रहा है देखो, निकालो निकालो। 4/60 करो, कम आ रहा है क्या परसेंटेज? 0 पॉइंट नहीं रे, कितना परसेंट आ रहा है? 15% आ रहा है, किया ना सभी ने? 4/60/4 नहीं ना रे, 4/60 ना। 0.066। कौन सा फैक्टर छूट गया हमारा? चेक करो तो एक बार। सारे फैक्टर कंसिडर किए ना हमने। इंटरेस्ट पेड ले लिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स ले लिया, परसेंटेज ऑफ द अर्निंग ऑन ओनर्स फंड, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना था यहाँ पे? 10, यहाँ पे 6.25, ओनर्स फंड कितना था बेटा? 50। आपने ये इंटरेस्ट किसके ऊपर लिया है? इंटरेस्ट सही से लिया है कि नहीं? 30%, 12। बेटा चेक करो रे, कहीं तो हमने गलती की लिखने में, देखना एक बार। 20 माइनस 12 ये आया 8, 6.66%। नहीं ना, कुछ तो छूट रहा है हमारा। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों का कितना था? 100। ओन कैपिटल यहाँ पे था पूरा 100, ये लोन 0, यहाँ पे 60/40 था। रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 20%, तो अर्निंग दोनों का आ गया 20। उसके बाद इंटरेस्ट यहाँ पे कितना माइनस हो गया? आपका इंटरेस्ट का रेट कितना था? 30%, यहाँ पे 0। ये कितना है बेटा आपका? 8, 20, 4, 4। कोई तो एक फैक्टर मिसिंग है शायद, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही ले लिया है यहाँ पे, बरोबर ना? टैक्सेस 50% है
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना लिया है 20%, यहाँ पे इस केस में कितना था 15% था ना, रेट ऑफ अर्निंग से भी ज़्यादा हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, एक काम करो इसको लिखो जस्ट 10%, अर्निंग रेट 20% है ना, देखो कितना आ रहा है अभी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे लो। हाँ बेटा इतना करेक्शन कर ले। अच्छा ये लिखा नहीं ना सम किसी ने, ओके लिखने की जरूरत है, सिर्फ देख लेना। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये माइनस करके बता दो कितना आ रहा है यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना आया 20। अब बता दो टैक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, कितना आ जाएगा 8। अब निकाल लो परसेंटेज, ये 860 के ऊपर कितना परसेंट आ रहा है 13 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 13 पॉइंट। ओके, आसान भाषा में यहाँ पे भी अगेन आपको क्या मिला, टैक्स बेनिफिट। अच्छा अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे इसके पहले वाले केस में हमारा जो आंसर मैच नहीं हो रहा था ना, वो क्या चीज है, सुनना सुनना बता देता हूँ, अच्छे से सुनो। लोन फंड्स आर गुड, लेकिन कौन से केस में, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन इंटरेस्ट रेट, अदरवाइज लोन फंड नहीं लेना चाहिए। तो नहीं समझा, अरे बाबा मैं बैंक से पैसा उधार ले रहा हूं 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और वो मेरे बिजनेस में लगा करके कितना अर्न कर रहा हूं 10%, मतलब मैं पैसा उधार ले रहा हूं एट अ कॉस्ट ऑफ 15% और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल ही ब्रेक हो गया ना। अरे हमने गलती से लिखते समय क्या कर दिया, मेरे धंधे का रेट ऑफ रिटर्न 20% है और ब्याज मैंने क्या रेट से ले लिया था गलती से पहले 30%, मतलब मैं 30% से पैसा ले रहा हूं और बिजनेस में कितना अर्न कर रहा हूं 20%, तो एनी हाउ वो लॉस में जाएगा। समझ में आ रहा है कि सभी को, हाँ तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए इंटरेस्ट रेट से ज्यादा, यानी इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न से कम। कुछ बात समझ में आई ना, फिगर इज बेटर, तो आपका जो रिटर्न है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कॉस्ट, वही तो हमने देखा है मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम रिटर्न। सो अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन लो, धंधे में लगाओ, आपका धंधा ग्रो करेगा। और अगर आपके बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट रेट से कम है, जीरो डेट पे काम करो, लोन लेना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज टोटली अपोजिट चीज हो जाएगी। अच्छा एक और चीज आपसे पूछता हूं, फिक्स कॉस्ट अच्छी है या बुरी है? सर पहले फिक्स कॉस्ट होता क्या है वो बता दो, है ना, एक सिंपल सा, यहाँ पे जो अभी हमारे इंटरेस्ट रेट का जो लफड़ा हुआ है ना, उसी चीज को समझाने के लिए एक फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट अच्छी है या बुरी है? डिपेंड्स। पहले एक बात बता दो, फिक्स कॉस्ट यानी क्या, जैसे यहाँ का अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर ये रेंटल होता तो जो रेंट में दे रहा हूँ वो क्या है फिक्स कॉस्ट, सैलरी दे रहा हूँ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट अच्छी है या बुरी है, मुझे बस इसका जवाब चाहिए। फिक्स कॉस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर फिक्स कॉस्ट रहा तो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपका बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, आपके बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट चल जाएगी, आपके बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, आपने जो पैसा लेके आए उससे कम है, तो फिक्स कॉस्ट आपने रखना नहीं चाहिए। इसीलिए ऐसे बिजनेस जहां पे स्थिति डामाडोल है, ऐसा लगता है कि अर्निंग होगा नहीं होगा, वो सारे बिजनेसेस रेंटल प्रीमाइसेस में धंधा शुरू करते हैं, और जब उनकी अर्निंग अच्छी हो जाती है, सेटल हो जाती है, उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से उनकी अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो धीरे से प्रॉपर्टी या खुद की दुकान खरीदते हैं। लेकिन नए बिजनेस जनरली कहाँ पे शुरू करते हैं? रेंटल प्रीमाइसेस में। इसीलिए पुराने बड़े लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कहते हैं, धंधा शुरू कर रहा है कम से कम पैसा खुद का लगा, भाड़े की जगह ले, खरीदेगा तो 50 लाख की दुकान आएगी, भाड़े से लेगा तो 15,000 20,000 में भाड़े पे मिल जाएगी क्या? इसीलिए कोई भी नया धंधा शुरू करते तो कहाँ पे करते हैं? रेंटल पे। जहां पे आपको लगता है कि रिटर्न आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है, तो वहां पे क्या करना है? शार्क टैंक में जाना है, शार्क टैंक में जाकर के उनसे इक्विटी लेना है। जहां पे रिस्की बिजनेस है वहां पे लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं,
जहां पे मालूम है धंधे में कंफर्म श्योर शॉर्ट पैसा आने वाला है, वहां पे हम लोग लोगों से इन्वेस्टमेंट क्यों लेंगे? हम खुद का ही पैसा लगाएंगे ना। जब कभी भी कोई आपसे आकर के बोल रहा है कि इस बिजनेस में तू इन्वेस्ट करेगा कि इतना इतना रिटर्न है, तो उसको बोलना भैया तू ही इन्वेस्ट कर ले या तू ही खुद का पैसा लगा दे, मेरे पास नहीं है। तो एक काम कर, बैंक से लोन ले ले। जब इतना श्योर है कि बिजनेस अच्छा चलेगा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके बैंक से पैसा ले लो, यस और नो। लेकिन जहां पे ऐसा लगता है कि पैसे आने के चांसेस कम है, रिटर्न्स आने के चांसेस कम है, लोग क्या करते हैं? इक्विटी इक्विटी थोड़ी सी डाइल्यूट कर देते हैं, 1% के लिए 1 करोड़, 1% के लिए 2 करोड़, और हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टर ढूंढते हैं। रीजन बताता हूँ, इन्वेस्टर्स को हम लोग क्यों मतलब प्रायोरिटी देते बताओ तो, उसके पीछे सबसे पहली वजह है रिस्क फैक्टर। कैसी रिस्क फैक्टर बताओ? इन्वेस्टर से पैसा लिया तो नियर अबाउट जीरो रिस्क। सर कैसे? पैसा वापस करने का काम ही नहीं। बैंक से लोन लिया तो रिस्क है, प्रॉफिट हो ना हो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टर से पैसा लिया तो, इसीलिए जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% था ना, तो ये ज्यादा फायदे में था, इसका खुद का पैसा है। और जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न से कम है, तो ये ज्यादा फायदे में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, पिछले 5 मिनट का डिस्कशन, रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। कम रेट पे पैसा लो, ज्यादा रेट पे कमाओ। कम रेट पे बैंक से पैसा लिया, 10% पे, वो मैंने धंधे में लगाया और कितना अर्न किया? 20%। जितना ज्यादा लोन लोगे उतना आप ज्यादा फायदे में रहोगे। अपोजिट स्थिति है, तो जितना कम लोन लोगे उतना आप ज्यादा फायदे में रहोगे। यस और नो? क्लियर है? ये बात समझ में आई? ये ही चीज वापस कहां पे आएगी? कैपिटल स्ट्रक्चर नाम के टॉपिक में। सर क्यों? ये कैपिटल स्ट्रक्चर ही तो है। इस धंधे का कैपिटल स्ट्रक्चर 60-40, इस धंधे का कैपिटल स्ट्रक्चर 100-0। तो आपने आपके धंधे में कहां कहां से पैसा रेस किया, बस वो ही आपका क्या बन जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैंने इक्विटी शेयर से रेस किया, थोड़ा सा डिबेंचर से, थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर से, थोड़ा सा बॉन्ड से, थोड़ा सा बैंक से, हो गया। ये है मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर। 100% इक्विटी, अगेन ये है मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर। कुछ बात समझ में आई? तो कैपिटल स्ट्रक्चर में वापस ये सारी चीजें आने वाली है। चलो इतना कह के अभी के 2 शब्द समाप्त कर रहा हूं। 1 सेकेंड, हाँ बच्चों, 1 मिनट रुकना, रुको रुको रुको, 1 ही मिनट रुकना सिर्फ। कल फर्स्ट हाफ के अंदर में टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क सुन लो सारे बच्चे। रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर आप पढ़ के आओगे, 11 नंबर का पैरा आप पढ़ के आओगे। जस्ट रीड करके आना है घर से। ऐसी चीज जो आपको पढ़ के समझ में आ सकती है, 50%, 10-50, 10-20, 30-40%, वही मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, 2 चीज आपने पढ़ के आना है, पैरा नंबर 11 और 12। और देखो ये वाला पढ़ के आना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म। तो 8, 11, 12 जब मैं बोल रहा हूं ये पढ़ के आना है, तो प्लीज पढ़ के आना है। मैं कल बच्चों को पूछूंगा कि बेटा तूने इसमें क्या पढ़ा। 1% तो समझ में आएगा ना? 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में आज थोड़ा सा प्रोफेशन दिया था, बरोबर है। रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, एटलीस्ट 1%। बस वही 1% आपको पूछने वाला हूं, उसी के भरोसे हम लोग 100% बनाएंगे। तो प्लीज पढ़ के आना, ठीक है? और अपसेंट रहना मत। हेलो, अपसेंट नहीं रहना बेटा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हाँ बेटा।